हेलो बच्चों, चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। पिछली क्लास के अंदर हमने चैप्टर को शुरुआत की और इसमें देखा कि रासायनिक अभिक्रिया की डेली लाइफ के एग्जाम्पल देखे। रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या घटक होते हैं उनके बारे में बात किए और आज इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, एक रासायनिक समीकरण की आवश्यकता क्यों है? तो कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उसको एक संक्षिप्त में लिखने के लिए, जैसे कि मैं बताऊं कि जैसे मेरे सामने अभिक्रिया है, अपन शुरू में कुछ सिंपल अभिक्रिया की बात करेंगे और कुछ अभिक्रियाओं की बात अपने पिछली क्लास के अंदर की है। जैसे आपके पास में मैग्नीशियम का रिबन है Mg, ठीक है। अगर आप इसको जला रहे हो तो इसके लिए आपको ऑक्सीजन चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की आपस में अभिक्रिया हो रही है और इससे क्या बनेंगे? तो उत्पाद के रूप में बनता है आपके सामने मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो मैंने तरीका लेता है वो एक रासायनिक समीकरण है, तो मैंने एक संक्षिप्त रूप लिखा है। अगर इसको मैं एक भाषा के रूप में विस्तार से लिखूं तो क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा मैग्नीशियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराने पर उत्पाद के रूप में मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। तो ये थी भाषा। अगर मैं इसको संक्षिप्त में लिखना चाहूं तो ये इसका संक्षिप्त रूप है, जिसको लिखने में समय भी कम लगता है और एक सही तरीका होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए किसका यूज किया जाता है? रासायनिक समीकरण का उपयोग करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए रासायनिक अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया के मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, पहला तो जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये दोनों अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं तो इसको अपन क्या बोलेंगे? जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसको बोलते हैं अभिकारक। तो ये क्या हो गया? अभिकारक। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अभिकारक है और इनकी अभिक्रिया के फलस्वरूप जो चीज हमें प्राप्त होती है उसको बोलते हैं उत्पाद। तो इन दोनों की रिएक्शन से हमें क्या मिला है? तो हमें मिला है उत्पाद, ठीक है। पहली बात तो अभिकारक और उत्पाद इसके मुख्य घटक होते हैं। दूसरी बात यह है कि एक अभिकारक के अंदर, एक अभिक्रिया के अंदर जितने उत्पाद होते हैं उनके बीच में प्लस का निशान लगाना है आपको। जैसे मैग्नीशियम अभिकारक है, दूसरा ऑक्सीजन अभिकारक है, तो इसके बीच में आप क्या लगेंगे? प्लस का निशान। दूसरा जो उत्पाद होता है, अगर उनकी संख्या भी एक से अधिक है तो इनके बीच में भी प्लस लगाया जाता है, जिस प्रकार से A प्लस B, इन दोनों में आपस में रिएक्शन हो रही है और यह बन रहा है C प्लस B। ये एक आपको मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें दो क्या है? अभिकारक है और दो ही क्या बन रहा है? उत्पाद बन रहा है। तो इसके बीच में आप क्या लगा रहे हो? प्लस लगा रहे हो, ठीक है ना। और ये जो तीर का निशान आप देख रहे हैं, ये तीर का निशान अभिक्रिया की दिशा को बताता है कि किस दिशा के अंदर उत्पाद बन रहा है या अभिक्रिया किस दिशा में जा रही है। उत्पाद की दिशा में ही तीर का निशान होगा। मतलब ये कि जो तीर का निशान उत्पाद को ही बताएगा कि इस डायरेक्शन के अंदर आपको उत्पाद मिल रहा है। जैसे कि देखिए कि मैग्नीशियम ऑक्साइड आपके सामने एक उत्पाद है, तो तीर का निशान भी इसी दिशा में है कि इस दिशा के अंदर आपको उत्पाद मिल रहा है, ठीक है ना। तो तीर का निशान बनाया जाता है और अभिकारक जो होता है वो LH साइड होता है, लेफ्ट हैंड साइड अभिकारक होता है, और RHS ये जो राइट हैंड साइड है, इस दिशा में आपको उत्पाद लिखना होता है। मतलब क्या कि ये है आपके विक्रिया का दायां हिस्सा और दाएं हिस्से में हमेशा क्या होगा? उत्पाद होगा और बाई ओर जो है ना हमेशा अभिकारक होगा। तो ये तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड और ये हो गया राइट हैंड साइड। तो ये अभिक्रिया के मुख्य उत्पाद है। इसके अलावा और बहुत सी बातें हैं जिस पर अपन बात करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि अभिकारक क्या होता है, तो वे पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अभिक्रिया के अभिकारक हैं क्योंकि अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, और उत्पाद वो नया पदार्थ होता है जो बन के सामने आता है। तो उत्पाद वो नया पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बनता है। जैसा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है तो ये क्या है? एक उत्पाद है। तो अब अपन बात करेंगे कि एक रासायनिक अभिक्रिया को, जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया आपको कि एक रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, इसके बारे में थोड़ी सी मैंने आपको बात बताई कि जो अभिकारक होता है, जैसे कि आपके सामने एक रिएक्शन है, अभी हम काफी समय से एक ही रिएक्शन ले रहे हैं, लेकिन आने वाली क्लास के अंदर अपन बहुत सारी रिएक्शन पर भी बात करेंगे।
जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है ना? और ये आपके उत्पाद के रूप में प्राप्त हो रहा है। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अभिकारक हैं और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है? तो ये इसका उत्पाद है, ठीक है ना? अब देखिए, इसमें द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि एक अभिक्रिया के अंदर जितना द्रव्यमान अभिकारकों का होगा, उतना ही द्रव्यमान उत्पाद का होना चाहिए। द्रव्यमान का न तो निर्माण कर सकते हैं, न ही द्रव्यमान को नष्ट कर सकते हैं। इसलिए एक संरक्षित होता है, इसलिए इसको बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है ना? और इसी के आधार पर अपन क्या करेंगे, सारी समीकरण को संतुलित किया जाता है। संतुलन का मतलब है अभिकारकों के अंदर और उत्पाद के अंदर सारे परमाणु की संख्या निश्चित होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अगर नहीं है तो इसको हिट एंड ट्रायल विधि, जिसको अनुमान विधि बोलते हैं, उसके द्वारा उसको संतुलित किया जाता है, ठीक है ना? अब कैसे संतुलित करेंगे, इस पर कुछ एग्जाम्पल लेके उस पर बात करेंगे। और संतुलित किस प्रकार से किया जाता है, इसको अपन एक स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। और संतुलित किस प्रकार से किया जाता है, अपन स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं समीकरण संतुलन की। जैसा कि आपके सामने अभिक्रिया है जिंक और H2SO4। ये देखिए यहाँ पर जो 2 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, हमेशा नीचे लिखा हुआ होगा। इसको आपको सही करना है कि H2 और ऊपर नहीं लिखना है और 4 भी कहाँ आएगा, नीचे आएगा। इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। या फिर जिंक धातु की अभिक्रिया आपको सल्फ्यूरिक एसिड से कराते हुए दिख रही है और इससे आपको क्या मिल रहा है, तो जिंक सल्फेट मिल रहा है और साथ में H2 हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है। अब आपको इसमें यह देखना है कि इस अभिक्रिया के अंदर अभिकारक उत्पाद दोनों के अंदर परमाणुओं की संख्या बराबर है कि नहीं है। अगर नहीं है तो आपको बैलेंस करनी है। इस प्रकार से अगर देखेंगे तो यहाँ पर जिंक धातु है और जिंक की संख्या 1 है, जिंक जिसकी संख्या 1 है और उत्पाद के अंदर जिंक कितना है, वो भी 1 है। तो मतलब क्या हुआ कि जिंक हमारे दोनों में बराबर है, जिंक एक एक परमाणु है, मतलब जिंक संतुलित है। आगे बात करते हैं हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर 2 है। तो अब आपको ये देखना है कि अब उत्पाद के अंदर हाइड्रोजन कितना है। तो उत्पाद में हाइड्रोजन कितना है, 2 है, मतलब हाइड्रोजन भी संतुलित है। आगे बढ़ते हैं, सल्फर यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी सल्फर कितना है, उत्पाद के अंदर भी सल्फर 1 है। चलो ऑक्सीजन की ओर बढ़ते हैं। तो ऑक्सीजन भी यहाँ पर अभिकारक के अंदर ऑक्सीजन 4 है और उत्पाद के अंदर भी ऑक्सीजन क्या है, 4। तो ये ऐसी अभिक्रिया को बोलेंगे संतुलित अभिक्रिया, मतलब ये पहले से ही संतुलित है। अगर संतुलित नहीं होती तो इसको संतुलित करते हैं, लेकिन कुछ अभिक्रियाएं पहले से संतुलित होती हैं। अगर संतुलित है तो इसको आपको छेड़ने की आवश्यकता नहीं, आप उसको वैसे ही वापस लिख सकते हैं। यहाँ पर एक टेबल की मदद से आपको समझाया हुआ है कि अभिकारकों में परमाणु की संख्या और उत्पादों में परमाणु की संख्या, ये है लेफ्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड। तो अगर जिंक की बात करें तो अभिकारकों के अंदर 1 है, उत्पाद के अंदर भी 1 है। हाइड्रोजन की बात करें तो अभिकारकों में 2 है और उत्पाद के अंदर भी 2 है। सल्फर अभिकारक में 1 है, उत्पाद में भी 1 है। ऑक्सीजन अभिकारक में और उत्पाद में। इस प्रकार से आप एक टेबल बनाकर भी समझ सकते हैं कि अभिकारक और उत्पाद के अंदर परमाणु की संख्या बराबर है कि नहीं है, ठीक है ना? और आगे अपन एक समीकरण लेते हैं और उस समीकरण को स्टेप बाय स्टेप संतुलित करने वाला है ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो सके, ठीक है ना? तो चलिए आपके सामने एक समीकरण ले रहे हैं और आपकी एनसीईआरटी की बुक के अंदर कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हुए बताया गया है कि एक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है, ठीक है ना? तो देखिए आपके सामने अभिक्रिया है, Fe की अभिक्रिया जल के साथ में हो रही है और इससे जो प्राप्त होता है वह फेरिक ऑक्साइड Fe3O4 और साथ में हाइड्रोजन गैस निकल रही है। अब देखते हैं कि अभिक्रिया संतुलित है कि नहीं है। तो देखिए Fe जिसका परमाणु 1 है, उत्पाद के अंदर Fe कितना है, 3 है, मतलब अभिक्रिया संतुलित नहीं है, ठीक है ना? आगे बात करते हैं हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन 2 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, उत्पाद के अंदर ऑक्सीजन कितना है, 4 है, मतलब इस अभिक्रिया को संतुलित करने की आवश्यकता है। तो किस प्रकार से करेंगे संतुलित? तो देखिए इसके चरण है, पहला चरण है असंतुलित समीकरण लिखना। मतलब पहला चरण ये बोलता है कि जैसे भी समीकरण है उसको आपको लिख देना है। तो आपने पहले चरण के अंदर आपके सामने जो अभिक्रिया दे रखी है आपको, आपने उसको लिख दिया है। फिर आपको क्या करना है, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको सारे परमाणु
और सारे यौगिकों के चारों ओर एक बॉक्स बनाना है। बॉक्स क्यों बनाना है? बॉक्स इसलिए बनाना है कि जैसे कि Fe है तो इसके चारों ओर आप एक बॉक्स बनाएंगे। दूसरा है यौगिक H2O, इसके चारों ओर भी आपको बॉक्स बनाना है। फेरिक ऑक्साइड आपको उत्पाद के रूप में प्राप्त हुआ है, इसके चारों ओर भी ब्रैकेट बनाना है। और बिल्कुल वैसे ही हाइड्रोजन गैस के चारों ओर भी एक ब्रैकेट बनाना है। ब्रैकेट यहाँ पर यह प्रदर्शित करता है कि आपको संतुलित करते समय इनके अंदर कुछ भी चेंज नहीं करना है। मतलब इस ब्रैकेट के अंदर मुझे 2-3 कुछ भी नहीं लिखना है। यहाँ पर जैसे ऑक्सीजन है तो यहाँ पर आपको 2-3 कुछ भी नंबर अंक नहीं लगाना है, ठीक है ना। जो भी परिवर्तन करना है, आप संतुलित करने के लिए जो भी अंक लगा रहे हैं वो उसके सबसे आगे लगाएंगे, ठीक है ना। या अंक लगा सकते हैं, या कुछ भी अंक लगा सकते हैं, या लगा सकते हैं, या लगा सकता है, ठीक है ना। आपको इस ब्रैकेट के अंदर एंटर ही नहीं होना, इसके अंदर नहीं घुसना है। ये जो ब्रैकेट है, ये जो बॉक्स है वो आपको ये बताता है। तो पहला स्टेप है कि आपको अभिक्रिया लिखनी है। दूसरा स्टेप है आपको सभी तत्वों और यौगिक के चारों ओर एक बॉक्स बनाना है, ठीक है ना। तीसरा जो चरण है वो आपको दूसरा चरण कह सकते हैं या तीसरा चरण कह सकते हैं, क्योंकि दूसरे चरण में आपने क्या किया है, अभिक्रिया को लिखा है। या फिर आप एक चरण बना सकते हैं जिसमें आपको असंतुलित अभिक्रिया लिखनी है और इसके चारों ओर ब्रैकेट बनाना है। फिर दूसरे चरण में क्या करना है, आपको एक टेबल बनानी है। जैसा कि ये टेबल है, इसमें क्या करना है, एक अभिकारकों में परमाणु की संख्या, दूसरा उत्पाद में परमाणु की संख्या, और जो भी जितने परमाणु है वो लिख देने। जैसे Fe की अगर बात करें तो अभिकारकों के अंदर एक परमाणु है, यहाँ देख सकते हैं Fe1 है। और उत्पाद के अंदर कितने हैं, 3 Fe है, तो यह मैंने क्या लिखा है, 3 लिखा है। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन 2 है अभिकारक के अंदर, और उत्पाद में हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, तो यहाँ पर मैंने 2 और 2 लिखा है अभिकारक और उत्पाद के अंदर। ऑक्सीजन कितना है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, लेकिन उत्पाद के अंदर ऑक्सीजन कितने हैं, 4, तो यहाँ मैंने 1 लिखा है। और उत्पाद की जो टेबल है यहाँ मैंने 4 लिखा है। तो यहाँ पर आपने असंतुलित समीकरण को प्रदर्शित किया है कि क्या क्या कम है, किस प्रकार से असंतुलित है। फिर जो आपका तीसरा चरण है वहां आपको एक अभिक्रिया को संतुलित करना शुरू करना है, और ये शुरुआत होगी जिसके परमाणु संख्या अधिकतम है। तो इस अभिक्रिया में देखिए कि परमाणु संख्या अधिकतम कहाँ है, तो इसमें सबसे अधिक परमाणु ऑक्सीजन का है, तो यहीं पर आपको इसको संतुलित करना शुरू करना है। लेकिन मतलब सबसे पहले आप ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे। तो ऑक्सीजन को आपको क्या करना है कि उत्पाद के अंदर ऑक्सीजन है 4, लेकिन अभिकारक के अंदर ऑक्सीजन है 1, तो इस ऑक्सीजन को भी आपको 4 करना पड़ेगा। तो 4 कैसे होगा, तो ब्रैकेट के तो आपको छेड़ना नहीं है। ब्रैकेट के ऐसा नहीं है कि यह ऑक्सीजन 4 है तो मैं यहाँ पर 4 लगा देता हूँ, क्यों नहीं लगा सकता, क्योंकि ब्रैकेट को नहीं छेड़ना है, इसलिए ब्रैकेट बनाए गए हैं। तो आपको क्या करना है, आप कहाँ चेंज कर सकते हैं, आप इसके आगे 4 लगा सकते हैं। मैंने आगे 4 लगाया है, तो अब ऑक्सीजन कितना हो गया, 4 आगे लगा हुआ है। तो आपको होता क्या है ना कि जो भी संख्या आप आगे लगाते हैं उसका हर एक परमाणु की संख्या से गुणा होता है। मतलब कैसे, 4 लगाया हुआ है मैंने, तो इस 4 का गुणा किससे होगा, इस 2 से होगा। तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 4 2 जा 8, 4 दूनी 8, और ऑक्सीजन कितना है 1, तो ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 एकम 4। तो आपका पहला टारगेट यही था कि आपको ऑक्सीजन को 4 करना था, क्योंकि उत्पाद के अंदर ऑक्सीजन 4 है। आपने क्या किया, आगे 4 लिखा, इसकी वजह से अब ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 हो गए। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या आई है, आपने इस ऑक्सीजन को तो 4 कर दिया, लेकिन इस चक्कर में ये हाइड्रोजन कितने हो गए, 8 हो गए। अब देखो कि उत्पाद के अंदर हाइड्रोजन कितने हैं, तो उत्पाद में हाइड्रोजन तो कितने हैं, 2 ही है। तो चलिए चरण चलते हैं। देखिए तीसरे चरण में आपको क्या करना है, सबसे अधिक परमाणु जिनकी संख्या है उसको संतुलित करना है। तो आपके सामने सबसे अधिक क्या है, ऑक्सीजन 4 है, तो मैंने देखिए आगे क्या लगाया है, 4 लगाया है। इस वजह से क्या हुआ कि ऑक्सीजन या 1 4 एकम 4, तो अभिकारक के अंदर ऑक्सीजन हो गए 4, और उत्पाद के अंदर भी ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है। तो आपने अभी अभी एक काम किया है, आपने ऑक्सीजन को संतुलित कर दिया है। अब आप अगर देखेंगे तो अभिकारक के अंदर भी ऑक्सीजन 4 है और उत्पाद के अंदर भी ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ आपने जब ऑक्सीजन को संतुलित किया तो इस चक्कर में हाइड्रोजन असंतुलित हो गया। किस प्रकार से, आपने आगे 4 लगाया ना, तो अब हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 दूनी 8। अब उत्पाद में देखो हाइड्रोजन कितने हैं, तो उत्पाद में हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। अब इसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, संतुलित करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, जितने हाइड्रोजन अभिकारक के अंदर है उतने ही हाइड्रोजन कितने कहाँ होना चाहिए, उत्पाद के अंदर होना चाहिए। जितने हाइड्रोजन अभिकारक के अंदर है
उतने ही हाइड्रोजन उत्पाद के अंदर होने चाहिए। तो आप क्या करेंगे, मुझे आप बात बताओ, अब इस हाइड्रोजन को मैं 8 करना है मेरे को, क्योंकि अभिकारक के अंदर भी हाइड्रोजन कितना है, 8 है। तो मैं आगे क्या लगाऊंगा, इसके आगे मुझे क्या लगाऊं कि हाइड्रोजन की संख्या 8 हो जाए। तो मैं यहाँ लिखूंगा 4, ठीक है ना, ये प्लस है, या मैंने 4 लिखा तो क्या हुआ, 4 दूनी 8, हाइड्रोजन कितने हो गए, 8। तो ये अगला चरण है। अब देखिए चरण 4 ये कहता है कि हाइड्रोजन परमाणु संतुलित करना। तो हाइड्रोजन यहाँ 8 है, तो मैं कैसे करूंगा, आगे मैंने यहाँ लगाया 4, और 4 लगाने की वजह से हाइड्रोजन क्या हो गया, 8। अब अभिकारक और उत्पाद दोनों के अंदर हाइड्रोजन कितने हैं, 8 है, इधर भी हाइड्रोजन 8 है, और उत्पाद के अंदर भी हाइड्रोजन क्या है, 8। और आपने क्या संतुलन किया है, तो ऑक्सीजन कितने हैं, आगे 4 लगाने से ऑक्सीजन क्या हो गया, 4 हो गया, और उत्पाद के अंदर भी ऑक्सीजन क्या है, 4 है। तो आपने 2 परमाणु को संतुलित कर दिया है। पहले आप ऑक्सीजन को संतुलित किया, बाद में आपने हाइड्रोजन को संतुलित किया। अब क्या बचा हुआ है, अब एक चीज बची हुई है, आयरन, ठीक है ना, फेरस। आयरन को संतुलित करना है, तो देखिए आयरन, उत्पाद के अंदर आयरन कितना है, 3, और अभिकारक के अंदर आयरन कितना है, 1। तो इसको भी आप क्या करोगे, 3 करोगे, और 3 करने के लिए क्या करोगे, तो आगे आप 3 लगाओगे। तो देखिए चरण नंबर 5 में क्या है, उत्पाद के अंदर आपके आयरन है 3, और अभिकारक के अंदर आयरन है 1। तो इस ब्रैकेट के बाहर मैं क्या लगाऊंगा, 3। इसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ 3 लगाने से 3 एकम 3, तो आयरन भी कितना होंगे, 3। इस प्रकार से आपने क्या किया, सारे परमाणु को एक एक करके संतुलित किया है, और आपको जो अंत में समीकरण मिलेगी वो एक संतुलित समीकरण मिलेगी। और यहाँ पर जो अगला चरण है, इसमें आपको पुष्टि करनी है, और पुष्टि करने के लिए वापस आप एक समीकरण बनाओगे। इसमें देखिए Fe दोनों में 3 3 हो जाएंगे, हाइड्रोजन दोनों में 8 8 हो जाएंगे, अभी हमने किए हैं, और ऑक्सीजन दोनों में 4 4 हो जाएंगे। इस प्रकार से एक समीकरण संतुलित होती है, एक चरणों के द्वारा आपने समझा है। और आगे जो समीकरण आएगी उसको अपन बिना चरण को उपयोग किए सीधे सीधे ही एक अभिक्रिया को देखते हुए इसको संतुलित करने की कोशिश करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, आगे नई क्लास के अंदर और बहुत सारे रिएक्शन लेने वाले हैं जिसको अपन संतुलित करेंगे। थैंक यू।